एवरीवन, हम जो पीईटी के लिए एक रिवीजन ये है, तो इसमें आपका भारतीय इतिहास का हम 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये इसको आप एज ए रिवीजन ले सकते हैं। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें एक प्रश्न रचनाकार से ज़रूर यूपी ट्रिपल एससी में प्रीवियस ईयर में देखेंगे, तो एक प्रश्न ज़रूर बना है, तो इसको चलिए पहले देख लेते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो आने में काफ़ी गैप हो गया, कुछ व्यक्तिगत कारण थे और कुछ अब मन भी नहीं लगता वीडियो बनाने का, क्योंकि कोई देखता तो है नहीं ना, तो आप लोग से इसको शेयर करते हैं। तो इसमें क्या है कि अष्टाध्यायी किसकी है, तो ये पारणी की है। इसमें है क्या, ये व्याकरण ग्रंथ की ये संस्कृत रचना में है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत में। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, इसमें मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। महाभाष्य पतंजलि, इसमें पुष्यभूत शुंग के वंश में हमको जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर, ये सोमदेव की रचना है। किसकी है, सोमदेव की। इसमें भी हमको क्या मिलती है, मौर्य काल के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। अगला है वृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र की है। इसमें भी हमको मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, तो इसमें भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें राइटर के नाम पूछे जाएंगे, और जो विशेष तथ्य है किसके बारे में, इतना तो यूपी ट्रिपल एससी नहीं पूछेगा। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की है, और नीति शास्त्र ये कामंदक की है। मालवाक मित्रम किसकी है, कालिदास की। और मिच कटिकम ये शूद्र की है। हर्षचरित ये बाणभट्ट की है। रामचरित ये संध्याकर नंदी की है। इसमें क्या मिलता है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन गाथा। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और राज तरंगणी ये कल्हड़ की है। इसमें कश्मीर के राजवंशों के क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। तो ये कई बार राज तरंगणी प्रश्न बन चुका है। अगला हम इसमें टॉपिक देखेंगे हड़प्पा, जो कि आपका पहला टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसमें से प्रश्न क्या बनेगा, इसमें से प्रश्न ये बनेगा कि कहाँ जगह है, जैसे पूछ लिया जाएगा कि लोथल कहाँ है, किस नदी पर है, इसके उस उत्खननकर्ता कौन थे, और इसमें साक्ष्य क्या मिला है। तो यही प्रश्न बनेगा, तो यही चलिए देखते हैं। हड़प्पा देखिए, दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स ये 1964 में ये उत्खनन करता रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और रावी नदी के बाएं तट पर, इसको याद रखिए। और इसमें मिला क्या है, कांस्य गाड़ी और अन्य भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, और चित्रित मुद्रा, कांस्य दर्पण, शंख का बैल और मछुआरे का चित्र। तो ये सब हमको मिला है। अगला क्या है कि मोहनजोदड़ो देखिए, रखाल दास बनर्जी और मार्टियो हिलर ये 1922 में इसके उत्खनन करता रहे। वर्तमान की बात करें तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के दाएं तट पर ये है। यहाँ हमको क्या मिला है, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, विशाल स्नानागार। कई बार प्रश्न बना है कि स्नानागार हमको कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। 16 मकानों का बैरक, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकता हुआ बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं। तो इसमें 16 मकानों का बैरक, और क्या ये श्रृंगी पशु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चनहुदड़ो कहाँ है, ये भी सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में है, सिंधु नदी के किनारे। गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैकी, इसके उत्खनन कब किए हैं, 1934 में। इसमें हमको क्या मिला, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मनके बनाने का कारखाना, और जो साज सज्जा का सामान होता है, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंटें, काजल, पाउडर, कंघा, ये सब 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन मिला है। तो इसमें बिल्ली का पीछा करते हुए और मनके बनाना और लिपस्टिक, ये सब सारे प्रश्न बन चुके हैं, और 2 मछलियों का अंकन, इसको याद रखिए। उत्खननकर्ता भी पूछा गया है, गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। लोथल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके उत्खननकर्ता याद रखिए, लो से लोथल और रंगनाथ। 1955 से 62 में इसको उत्खनन करता रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात में, ये भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ है, भोगवा। और इसमें हमको क्या मिली कि वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, चावल और बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृद मूर्ति, गोदबाड़, 3 युग्मित समाधि,
पूर्ण हाथीदांत चालाक लोमड़ी के चित्र। तो अग्निवेदिका याद रखिए। कालीबंगा ये अमलानंद घोष 1953 में और ब्रजवासी लाल 1961 में। ये कहाँ है? राजस्थान में है। काली रात ऐसे याद करिए, काली रात तो राजस्थान हो गया। ये कहाँ है? घग्घर नदी पर। जुते हुए खेत के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लकड़ी की नाली, यहाँ लकड़ी की नाली थी। अब बेलनाकार और भूकंप के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूकंप के साथ। अग्निहवन कुंड, अलंकृत ईंटें, कैसी ईंटें थे? अलंकृत ईंटें। और चूड़ियाँ एक साथ 2 फसल बोने के साथ। बनवाली ये रविन्द्रनाथ बिष्ट की थी 1973-74 में। ये कहाँ है? बनवाली कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, याद रखिए। सरस्वती नदी के तट पर जौ और मिट्टी का हल मिला और सड़कों पर बैलगाड़ी की पहिए का साक्ष्य मिला, तो इसको याद रखिए। रंगपुर ये गुजरात पे है। माधव स्वरूप वत्स 1931 में इसके उत्खनन करता रहे हैं और ये मादर नदी के तट पर है। किस नदी के? मादर नदी के तट पर 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। नालियाँ मिली हैं, कच्ची ईंट दुर्ग मिली है, धान की भूसी मिली है, ज्वार बाजरा मिला है। रोपड़ ब्रजवासी लाल और यज्ञदत्त शर्मा। ब्रजवासी लाल 1950 में उत्खनन किए, फिर यज्ञदत्त शर्मा आ गए 1953 से 55 तक किए। ये कहाँ है? रूपनगर पंजाब। सतलज नदी के तट पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कोट दीजी ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। इसके उत्खननकर्ता कौन रहे हैं? घुरिये और अफज अहमद खां। 1935 में घुरिये और 1955 में अफज अहमद खां। ये सिंधु नदी के तट पर किलेबंदी का यहाँ साक्ष्य नहीं है और कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। और सुलकांगेडोर ये भी दास्क नदी के तट पर पाकिस्तान में है। सर मार्क आरेल स्टाइल 1927 में इसके उत्खनन करता रहे हैं। यहाँ मिला क्या है? बंदरगाह मिला है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले। प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा ये गुजरात में है। नाम से लगता है कि पाकिस्तान में होगा। जगपत जोशी 1964 में इसके उत्खनन करता रहे हैं और ये सरस्वती नदी के तट पर है। घोड़े की हड्डी, कलश, समाधान, तराजू का पल्ला यहाँ से मिला है। और सुत कोंगो ये जॉर्ज डेल्स ने किया 1962 में। ये कहाँ है? सादी कौल नदी के तट पर, पेरिन बलूचिस्तान में। यहाँ क्या मिला? 2 टीले व बर्तनों के मृदभांड मिले। माडा ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर तट पर है। जगपत जोशी और 1982 में। और 4 ब्लेड हड्डी के वो बाराम और मुहर मिली है। राखीगढ़ी ये कहाँ है? ये घग्घर नदी पर हरियाणा में है। और 1969 में सूरज भान ने इसके उत्खनन करता रहे हैं। आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में किया। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर। मृदभांड बर्तनों पर मरी गिलहरी के साक्ष्य मिले। और इसमें धौलावीरा नहीं, अभी 40वां ये विश्व धरोहर सूची में आया है, तो इससे भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको हम बता दे रहे हैं। पहली चीज, धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। क्या होता है? सफ़ेद कुआं। ये है कहाँ? ये गुजरात के कच्छ जिले में है। और 1967 से 68 के बीच में जगपत जोशी इसकी खोज किए थे। क्या किए थे? खोज किए थे। और उत्खनन कार्य कौन किया? रविन्द्र सिंह बिष्ट। इसको याद रखिए, 1990 से 91 के बीच में। तो खोज और उत्खनन इसका ज़्यादा आता है। कौन किया है? रविन्द्र सिंह बिष्ट। कब किए हैं? 1990 से 91 के बीच में। और यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है और एकमात्र ऐसा नगर है जो कितने भागों में बटा है? वो 3 भागों में बटा है। मकान की बात करें तो ये कच्ची ईंटों के बने थे और सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में यही हमको मिलते हैं, तो इसको याद रखिए। अगला हम क्या देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो याद रखिए। स्त्री मृद मूर्तियाँ अधिक मिलने से सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। पासा यहीं की देन है और योगासन भी यहाँ के लोग करते थे।
और सैंधव सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग जो हैं लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में हमको लोहे का ज्ञान हुआ है। अब मोहनजोदड़ो से मिली और याद रखिए कि कपास हमको हड़प्पा सभ्यता से ही सर्वप्रथम मिला है। मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य प्रतिमा वो धातु निर्मित थी। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इससे हमको मिलता है कि ये कांसे का प्रयोग करते थे। अगला फैक्ट क्या है कि हड़प्पा के सामान्य आवास के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान था जिसकी समाधि R37 ये नाम है समाधि का। मोहनजोदड़ो नगर के HR क्षेत्र से जो मानव प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं। और चंदहुदड़ो में कोई दुर्ग नहीं था, अभी हम देखें। और रोपड़ एक ऐसा कब्रिस्तान था जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। कालीबंगा में प्राक सैंधव सभ्यता की सबसे महान उपलब्धि क्या रही है? एक जुते हुए खेत का साक्ष्य। इसीलिए ये प्रश्न ज़्यादा बनता है। राखीगढ़ी ये सबसे बड़ा, भारत की बात हो रही है, भारत का सबसे बड़ा स्थल यही है। और सर्वाधिक मोहरें हमको कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। अब कैसी थी? चौकोर थी। लोथल व देसलपुर से तांबे की मूर्ति मिली है, मोहर मिली है। अब मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त मोहर पर क्या है? नाव का चित्र है। और हड़प्पा और चंदहुदड़ो से तांबे और कांसे की बैलगाड़ियाँ मिली हैं। देखिए, आंशिक समाधान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तो हाड़ मास याद रख लीजिए। हाड़ मास क्या होता है? आधा होता है ना, आधा ऐसे याद कर लीजिए। आंशिक समाधान। कलश, मोहन क्या है? मोहन एक अच्छा शब्द है, मनमोहने वाला, तो इससे याद कर लीजिए कलश। प्रतीकात्मक समाधान काली रात क्या होती है? प्रतीकात्मक होती है, तो ऐसे याद कर लीजिए। कालीबंगा में कैसी समाधान था? वो प्रतीकात्मक था। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी और ये मूर्ति पूजा भी करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अब प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहितों की मूर्ति है। अब मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से के कुछ मोहरों पर हमको पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं। अलोथल से चावल के अवशेष, रंगपुर से धान की भूसी। चावल का अवशेष तो हमको कहाँ से मिला? लोथल से। और भूसी की बात करें तो वो रंगपुर से मिला है। और ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों गुजरात में हैं। कपास सैंधव सभ्यता की मूल फसल थी, तो ये प्रश्न UPSSC पूछ चुका है। इस कारण यूनानी क्षेत्र के लोग क्षेत्र को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से निकला शब्द था। सिंधु सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? गन्ना ज्ञात नहीं था। लोथल से आटा पीसते की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व का स्वीकार नहीं है। क्यों? परंतु गुजरात के जो सुरकोटदा है से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। क्या मिले हैं? अस्थिपंजर मिले हैं। अब बलूचिस्तान से राना गुंडई से घोड़े के दांत। अब मोहनजोदड़ो से क्या मिला? एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्थिपंजर। और मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का संकेत मिला है। अब हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से क्या प्रश्न बन सकता है। तो पहली चीज़ तो इसमें शब्द ही पूछ लिया जाएगा। राजा गोप्ता कहा जाता था। धनी व्यक्ति गोमत, दूरी को गवयुति, समय को गोधली, ये सब आप पढ़े हैं, एज ए रिवीजन है ये। अतिथि गोहंता या गोहन, युद्ध का गविष्टि, गेसु या गम, पुत्री का दुहिता, गाय का अघन्या कहते हैं। UPSSC में भी ये प्रश्न बन चुका है। बढ़ई को तक्षण, जुलाहा को वाय, नाई को वाप्ती, हलवाहा को किवास, अनाज कोठार को स्थीवी, मरुस्थल को धन्व, अनाज का धन्य। देखिए, मरुस्थल और अनाज, ध्यान से, मरुस्थल को धन्व कहते थे। क्या कहते थे? धन्व। और अनाज को धन्य। उर्वरा जुते हुए खेत को खिल्य किसे कहते थे? पशुचारण योग्य भूमि या चारागाह को। कुल्या, बड़ी नहर को लांगल, हल के लिए। करीस, गोबर की खाद। सीता, हल से बनी नालियाँ। तो इसकी हम सीरीज भी जो UPSSC PET के लिए घटना चक्र आई है, तो उसमें भी ये सब कवर है। तो इसमें हम सिर्फ ये इसलिए ये सीरीज लाए हैं कि जिसमें कि 10 दिन जो बचा है
उसमें ये सब क्या है कि ये सब परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन जाते हैं, तो ये वही सब हम लिए हैं। तो ऋग देखिए, जैसे उपनिषद हुआ, आरण्यक क्या है, इसके अध्येता कौन थे, तो इससे प्रश्न बनता है, हर बार बनता है, चाहे वो यूपी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ऐतरेय और कौशिक की। उपनिषद भी यही है, ऐतरेय और कौशिक की। आरण्यक भी क्या है, ऐतरेय और कौशिक की। सूत्र की बात करें तो 1028, और अध्येता कौन है, होत्री। और उपवेद क्या है, आयुर्वेद। और आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे, प्रजापति। देखिए छोटे से टेबल में आपके कितने से कितने प्रश्न बन जा रहे हैं। ब्राह्मण पूछ लेगा तो ऐतरेय कौशिक की, और वही सेम सब कुछ है। अध्येता मतलब होता है पूजा पुरोहित। देखिए उपवेद आयुर्वेद और प्रजापति इसके प्रवर्तक रहे हैं। यजुर्वेद देखिए तैत्रेय और शतपथ। और उपनिषद तैत्रेय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहदारण्यक। और आरण्यक कौन है, तैत्रेय और बृहदारण्यक। और इसमें भी सूक्त वही है। और अध्वर्यु कहते हैं, क्या कहते हैं, अध्वर्यु। इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। धनुर ऐसे याद कर लीजिए। इसके प्रवर्तक विश्वामित्र रहे। सामवेद, साम में क्या होता है, संगीत की बात होती है। इसमें पंचविश और जैमिनी, पंचविश या तांडव भी कहते हैं, और जैमिनी। और इसके उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य और केन है। आरण्यक क्या है, जैमिनी और छांदोग्य। इसमें सूक्त की बात करें तो 1810 मंत्र हैं। और इसके अध्येता पुरोहित को कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता। इस गंधर्व इसका उपवेद क्या है, गंधर्व। और इसके प्रवर्तक कौन है, नारद हैं। और अथर्ववेद, इसका जो ब्राह्मण है गोपथ है। क्या है, गोपथ। उपनिषद की बात करें तो प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। याद रखिए कौन कौन सा है, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। आरण्यक नहीं है, सूक्त 6000 मंत्र हैं। और इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्रह्मा। और इसका जो वो उपवेद है वो क्या है, शिल्प वेद। क्या है, शिल्प वेद। इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, विश्वकर्मा। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक नदियाँ, इससे भी प्रश्न बनता है। कुरुमु, कुर्रम, ये आधुनिक नाम है। कुभा, कालू, वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चिनाब, परुश्री, रावी, सतुंद्री, सचलत, विपाशा, व्यास, सदा, नीरा, गंडक, दृष्टावती, घंघर, गोमती, गोमल, सुवस्ती, स्वात। और सिंधु का क्या है आधुनिक नाम, सिंध। सरस्वती का गग्घर, सुषोमा का सोहन। और मरुदविदा का क्या है, कर्मुवर्मन। ऐतरेय ब्राह्मण में जो वर्णित शासन प्रणाली है उसको देख ली। जैसे पूरब क्षेत्र में सम्राट के शासक को भी सम्राट, पश्चिम में स्वराट शासक को कहते थे, उत्तर में वैराज्य क्षेत्र और विराट शासक होते थे, दक्षिण में भोज्य क्षेत्र और भोज इसके शासक होते थे, मध्य में राज्य क्षेत्र को क्या कहते थे, राज्य, और उसके शासक को राजा। अब हम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं जिससे कि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है उसको देख लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता कैसी थी, पहली चीज़ तो ये ग्रामीण थी। हमने अभी तक पढ़ा कि हड़प्पा जो था वो शहरी थी, ये क्या है, ग्रामीण है। ईरान की धार्मिक पुस्तक जिंद अवेस्ता से इस बात का साक्ष्य मिलता है, हमको संकेत मिलता है कि आर्य जो थे ईरान के रास्ते भारत आए थे। आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित था, जिसका प्रधान क्या होता था, कुलप या कुलपति। अब वो परिवार का मुखिया होता था। अनिवार्य अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था और जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। ये सब सारे शब्द पूछे जाते हैं कि विष क्या होता है, तो ग्रामों को मिलाकर विष कहा जाता था। और विष का जो प्रधान होता था वो विषपति होता था। कुटुंब मतलब घर जो थी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक विषों क्या है, ग्रामों को मिलाकर विषों के समूह जन को कबीला कहा जाता था, जिसका प्रधान कौन होता था, राजा या राजन या गोप, तीनों में से चाहे जो शब्द आ जाए। जनपद क्या होती थी, जनपद राष्ट्र या राज्य की अवधारणा थी।
जनपद उस समय क्या था, इस समय जनपद जिला है, तो उस समय क्या था, राज्य था। कि वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई। शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीणी रथकार कर्मकार उपस्थित होते थे, और ग्रामीणी रथकार और कर्मकार को, इन्हें क्या कहा जाता था, रत्निन कहा जाता था। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता था, रत्निन। इनमें ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। ऋग वैदिक समाज का आधार क्या था, परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक था, और हड़प्पा क्या थी, मातृसत्तात्मक। इसमें आर्य लोगों का विवाह दास तथा दासियों के साथ निषिद्ध था। सोमरस इनका पेय पदार्थ था। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से इस काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक हुआ, और लोहे को कृष्णयश कहा गया। क्या कहा गया, कृष्णयश। और राजा की पटरानी महिषी कहलाती थी, जो प्रशासनिक कार्यों में अपने राजा की सहायता व सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। इस युग में मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता, धूसर मृद भांड। क्या, धूसर मृद भांड। इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया गया, क्योंकि न तो ये ग्रामीण थी पूरी तरह से, न ही शहरी। और इस काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आपके टॉपिक, आपके सिलेबस में दिया है, बौद्ध धर्म में ओनली क्या पढ़ना है, गौतम बुद्ध के जीवनी, मतलब गौतम बुद्ध पे जितने प्रश्न बन सकते हैं उनका जीवनी और उनकी शिक्षाओं से प्रश्न बनने हैं। तो देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध के वास्तविक संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध। पहला प्रश्न, जन्म 563 ईसा पूर्व में, ये एनसीईआरटी में है और इसी में टिक लगाना भी है। जन्म स्थान ये लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान की बात करें तो लुम्बिनी देवी, नेपाल। लुम्बिनी देवी अभिलेख से ही हमको पता चलता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये भी प्रश्न। और लुम्बिनी देवी जो वो अभिलेख है वो किसका है, अशोक का है। पिता शुद्धोधन थे, किस वंश थे, जो शाक्यों के कपिल वस्तु के ये शासक थे। माता माया देवी थी, कोलीय वंश की। बचपन का नाम सिद्धार्थ। गोत्र, ये भी प्रश्न बनता है कि गोत्र इनका क्या था, तो गोत्र इनका गौतम था। क्या था, गौतम था। पालन पोषण गौतमी विमाता प्रजापति ने किया, इनकी मौसी थी। विवाह कब हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से। यशोधरा किस वंश की थी, तो कोलीय वंश की। तीनों लोगों का वंश याद करिए, माता पिता और पत्नी की। और पुत्र राहुल था। शिष्य आनंद व उपाली। आनंद व उपाली। गृह त्याग कब किए, 29 वर्ष में। उसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। सारथी चन्ना था। प्रिय गोड़ा कंथक। ध्यान गुरु अरालकराम। और ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध ये कहलाए। प्रथम पर्यावास सारनाथ में हुआ, गूलगंध कुटी बिहार। और अंतिम वर्षावास ये वैशाली में हुआ। ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ गया, बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। ये सारे प्रश्न बने हैं कब, 35 वर्ष की आयु में। वहीं महाबोधि मंदिर भी बना है, तो महाबोधि मंदिर किस लिए जाना जाता है, इनको वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश कब दिए, ऋषि पत्तन के मृगदाव मतलब सारनाथ। किस भाषा में दिए, पाली भाषा में। 5 ब्राह्मणों को दिए हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। अंतिम उपदेश दिया इन्होंने सुभद्र को, कुशीनगर, ये मल्ल गणराज्य में आता है, कुशीनगर। 8 प्रचार स्थल कौन कौन से रहे, अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल और कौशल राज। अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी और कौशल। और विशेष में देखिए कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण उसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया। उसका नाम क्या था, बुद्धा स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत। और बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में
दिया गया है। और श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल जो डाकू को बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने दिया था। अंगुलीमाल की कहानी सब बचपन में पढ़े होंगे। बुद्ध के जीवन की घटनाएं से संबंधित जो प्रतीक हैं उससे प्रश्न बन जाते हैं। तो गर्भ का प्रतीक रहा हाथी, जन्म का कमल, यौवन का सांड, गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, इसका प्रतीक क्या था, घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति ये बोधि वृक्ष मतलब पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, समृद्धि शेर है प्रतीक, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन उसे कहा गया और इसका प्रतीक रहा चक्र, निर्वाण का प्रतीक रहा पदचिन्ह, मृत्यु महापरिनिर्वाण इसका प्रतीक रहा स्तूप। निर्वाण क्या है, अभी शब्द आया कि निर्वाण क्या है, तो निर्वाण क्या है, बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य ही होता है निर्वाण। निर्वाण का है कि जीवन मरण से हम मुक्त हो जाएं। और ये कब है, ये महापरिनिर्वाण जो होते, देखिए निर्वाण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। जीवन अगला हम देखेंगे त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म यूपी SSSC में पिटक से प्रश्न बने हैं। तो देखिए सबसे छोटा पिटक है विनय पिटक। क्या विनय से हमको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या रहेगा, आचार विचार नियम निषेध का संकलन, आचार विचार नियम निषेध का संकलन, ये सबसे छोटा पिटक है। सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा है। इसमें क्या है, बुद्ध ने जो उपदेश दिया आचार विचार तो विनय पिटक में रहा, सुत्त पिटक में संवादों का संकलन, जिसमें संवाद होगा वो तो बड़ा होगा ही, तो और जिसमें उपदेश होगा तो उपदेश और संवादों का संकलन किसमें है, सुत्त पिटक में। तो ऐसे याद कर लीजिए सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। और क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें उपदेश और संवाद हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है, ये मध्य का है और इसमें आध्यात्मिक, अभिधम्म से अभी से याद कर लीजिए आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित ये प्रश्न बन चुका है यूपी SSSC और यूपी PSC में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, संस्थापक कौन रहे और इसमें किसकी शिक्षा होती है, यही ध्यान से देखिए। नालंदा ये कहाँ है, पहली चीज़ तो ये बिहार में है, बड़गांव बिहार में। इसके नालंदा की कुमार गुप्त हैं, कौन, कुमार गुप्त, नालंदा की कुमार गुप्त हैं। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा होती है, ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। वल्लभी सन भले न याद रखिए, वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। और भट्टारक ये संस्थापक रहे मैत्रक वंश। हीनयान की शिक्षा होती थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये भी बिहार में है, गोपाल इसके संस्थापक रहे। पाल वंश में महायान की शिक्षा। विक्रमशिला ये बिहार में धर्मपाल इसके संस्थापक रहे। वज्रयान शाखा की शिक्षा होती है। सोमपुर ये बांग्लादेश में है, धर्मपाल इसके संस्थापक रहे। धर्मपाल किस वंश के थे, पाल वंश के। और बौद्ध धर्म की शिक्षा होती है। जगद्दल ये विश्वविद्यालय ये बांग्लादेश में है, रामपाल इसके संस्थापक रहे। और तत्रयान की शिक्षा होती है। तो याद रखिए कि विक्रमशिला और सोमपुरा, विक्रमशिला सोमपुरा ये धर्मपाल, उदंतपुरी गोपाल, नालंदा कुमार गुप्त। और देखिए वल्लभी में हीनयान की शिक्षा, उदंतपुरी में महायान की शिक्षा, विक्रमशिला में वज्रयान की शिक्षा, सोमपुरी में बौद्ध शिक्षा। अब हम क्या देखेंगे, जैन धर्म में आपका पढ़ना है। जैन धर्म में आपको सिर्फ महावीर पढ़ना है, उनकी हमको शिक्षा और जीवनी पढ़नी है। तो 540 में इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि वज्जी संघ के कुंडग्राम के ग्रात्रिक वंश, ग्रात्रिक क्षत्रिय के प्रधान थे, इसको याद रखिए। माता त्रिशला थी, लिच्छवी माता, पिता पत्नी, इनका वंश याद रखिए। पत्नी यशोदा थी कुंडिन्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या। दामाद कौन थे, जमाली, यही प्रथम विरोधी भी थे। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष। द्वितीय विरोधी बने तिस्यगुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष। गृह त्याग 30 वर्ष किया है, वो 29 थे, ये 30।
क्या कहते हैं 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से इन्होंने घर त्याग कर दिया। शिष्य मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। गोत्र क्या था? इक्ष्वाकु। प्रतीक सिंह का क्या था? प्रतीक सिंह। प्रथम पर्यावास ये अस्थिका ग्राम अंतिम पावापुरी। पुत्री प्रियदर्शना थी या अड़ोज्या। ज्ञान प्राप्ति 12वें वर्ष हुई। ज्ञान प्राप्ति 12वें ज्ञान प्राप्त स्थल 42 वर्ष की आयु में इनको हुआ। जिम्भिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी, जैसे वो निरंजना नदी था तो यहाँ ऋजुपालिका नदी थी। साल वृक्ष के नीचे हुआ, वहाँ बोधि वृक्ष मतलब पीपल के वृक्ष, यहाँ साल के वृक्ष। प्रथम शिष्य जमाली था और दामाद व भांजा इनका था। कौन? जमाली। और यही इनके वो प्रथम विरोधी भी था। प्रथम शिष्या चंदना थी भिक्षुणी संघ की प्रमुख। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? जैसे वो सारनाथ में दिए तो ये राजगिरी में गुलांचर पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर। प्रमुख उपदेशी केवलिन सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किए। जैसे वो बुद्ध कलाए वैसे कैवल्य कहा गया। जैसे वो इसमें कैवल्य है उसमें त्रिपिटक। बुद्ध जीवन का अंत पावापुरी में हुआ, नालंदा में। 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन। और जीवन के अंत में निर्माण हुआ। सस्तिपाल मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। महावीर जैन जयंती मनाई जाती है 9 अप्रैल को। अब अगला टॉपिक इसमें है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपको अशोक के बारे में पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। अशोक, इनके वो पुत्र अशोक बिंदुसार के ये पुत्र थे। माँ सुभद्रांगी दिव्यावसान के अनुसार। पत्नी देवी विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री। सिंघली परंपरा के अनुसार यह अशोक की प्रथम पत्नी थी। इन्हीं से इनको महेंद्र और संघमित्रा जन्मे थे। दिव्यावसान में अशोक के लिए एक पत्नी तिसरक्षिता का उल्लेख है। शिलालेख इलाहाबाद के अभिलेख या रानी का अभिलेख जिसमें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का उल्लेख है ना। और अशोक की एकमात्र रानी कारुवक्ति का इसी में उल्लेख है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, असंधिमित्रा अशोक की पटरानी थी क्योंकि निसंतान थी, परंतु पद्मावती अन्य पत्नी थी जिससे कुणाल पैदा हुआ था। राज्यारोहण के पूर्व अशोक उज्जैन व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। ये फैक्ट बहुत परीक्षा में बना है। उपाधि बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध होने से पहले उन्हें अशोक मतलब चंड अशोक कहा जाता था। शासनादेशों को शिलाओं पर खुदवाने वाला प्रथम शासक अशोक ही था और शिलालेखों का जनक कहा जाता है अशोक को। शिलाओं तथा चट्टानों पर उत्कृष्ट राज्यादेशों को कहा जाता है शिलालेख। स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश स्तंभलेख कहलाते हैं। अशोक का नाममात्र लघु शिलालेख प्रथम की प्रतिकृतियों में मिलता है। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया, लेकिन 4 वर्ष तक युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक जो होता है राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। कल्हड़ की राज तरंगणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना कराई है। तो प्रश्न बनता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने कराई है? तो अशोक ने कराई है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने शस्त्र त्याग दिया। अब देखिए अशोक कालीन शब्द भाग किसे कहते थे? कृषकों द्वारा उत्पादन से प्राप्त उपज का हिस्सा होता था। प्रवेश आयात कर था। निष्क्राम में क्या था? निर्यात कर। प्रलय आपातकालीन कर। बलि एक प्रकार का भू राजस्व। हिरण्य क्या था? यह अनाज के रूप में न देकर नगद लिया जाता था। तब परिहारी
वैसे गांव जो कर से मुक्त थे उसे क्या कहा जाता था? परिहारिक। अशोक के धम्म देख लीजिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी से प्रथम पता चलता है कि ये शैव धर्म का उपासक था। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धम्म का प्राकृत रूपांतरण है। अधर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। दूसरे से सातवें, ये सब सारे प्रश्न बने हैं। दूसरे से सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है, जो कि साधुता, कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दान आदि है। धर्म प्रचारक और देश देखिए, इनके जो पुत्र पुत्रियां थी महेंद्र और संघमित्रा, इन्होंने प्रचार किया श्रीलंका में, मध्यांतिक ये कश्मीर गांधार में, महारक्षित यूनान देश में, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में, महादेव और महिषमंडल रक्षित वनवासी में किए हैं, धर्म रक्षित अपरांतक, और इसमें सिर्फ यही याद रखिए महेंद्र और संघमित्र। सोन और उत्तरा ये स्वर्णभूमि में प्रचारक रहे हैं। अब हम देखेंगे अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के खोजकर्ता रहे पैट्रे जिफेंथ्रेर 1750 में। दिल्ली ओपरा कैप्टन पोलियन ने किया 1785 में। बराबर व नागार्जुन की गुफा हैरिगंटन ने किया है 1785 में। गिरनार का किया लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने 1822 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बर्ट ने किया 1834 में। और शहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी ने किया है 1836 में। धौली अभिलेख किट्टी ने किया 1837 में। और बाभरू ये कैप्टन बर्ट ने किया 1840 में। और जौगढ़ ये सर वाल्टर इलियट ने किया 1850 में। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट ने किया 1860 में। और रामपुरवा ये कराईकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1872 में। मानसेहरा कैप्टन ले ने किया 1889 में। निगाली सागर ने फिरहर ये 1895 में। रुमनी देई ये फिहरर 1896 में। सारनाथ और स्टाइल ये 1905 में। मस्की ये बीडेन ने किया 1915 में। अब हम सम्राट अशोक का स्रोत हमको मस्की लघु शिलालेख में। अशोक और मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक वर्धन और अशोक वर्धन ये पुराण में हमको नाम मिलता है उपाधि। राजा अशोक ये निट्टूर लघु शिलालेख में। देवनामप्रिय अशोक राजा ये गुर्जरा लघु शिलालेख मिलता है ये नाम। राजा अशोक देवनामप्रिय ये उडिगोरन लघु शिलालेख। तो नाम पूछा जाता है तो निट्टूर, गुर्जरा और उडिगोलम में इनको उनका नाम अशोक मिलता है। प्रियदर्शी राजा कांधार बृहद शिलालेख दीपवंश और महावंश। प्रियदर्शी राजा ये हमको बराबर गुहा लेख में मिलता है नाम। और प्रियदर्शी राजा मगध बाभरू बेराट लघु शिलालेख में। अब मस्की के बारे में देखिए, नामकरण के बारे में। अशोक के लघु शिलालेखों में नामकरण। मस्की शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक कहा है और इसी अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। बाभरू या वैराट अभिलेख, इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। और तथा इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है। नेट्टूर और उडेगोलम, इसमें अशोक का नाम मिलता है। गुर्जरा व रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में हमको अशोक नाम मिलता है। और इरगुडी इस अभिलेख में लिखने की शैली तथा अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं या दाएं से बाएं है। तो अगला हम देखेंगे कि अशोक के प्रमुख शिलालेख। कालसी ये देहरादून में है उत्तराखंड। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में। इल्लागुड्डी कर्नूल कर्नाटक में। और सोपारा ये ठाणे महाराष्ट्र में। जौगढ़ गंजाम ओडिशा में। धौली पूरी ओडिशा में। शहबाजगढ़ी ये मर्दान अफगानिस्तान में। मानसेरा में पाक अफगान सीमा। तो कश्मीर व खोतान विजय 7वें वर्ष में। कलिंग विजय 9वें वर्ष में। बोध गया की प्रथम धर्म यात्रा 10वें वर्ष में। प्रथम लघु शिलालेख प्रतिस्थापित 11वें वर्ष में। और सुदामा गुफा ये राज्याभिषेक के 12वें वर्ष ऐसा हुआ है। राजकों की नियुक्ति 13वें वर्ष।
धम्म महामात्र नामक नए अधिकारी की नियुक्ति कब हुई? 14वें वर्ष। लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष। स्तंभ लेखों का प्रसारण 28वें वर्ष। अशोक की मृत्यु कब हुई? राज्याभिषेक का 38वें वर्ष। अब हम देखेंगे अशोक के शिलालेख और उसके विषय में, इससे प्रश्न बन जाते हैं। पहले शिलालेख में है पशुवध निषेध। दूसरे में क्या है? विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशुता चिकित्सा का उल्लेख। तीसरे में क्या है? राज्यों को और युक्त नियुक्ति और अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण का आग्रह। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धम्म घोष का भेरी घोष के रूप में प्रतिपादन। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथा पांचवा धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठे में क्या है? जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है। सातवें में क्या है? अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। आठवें में बोध गया की यात्रा का उल्लेख है और बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन है। सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन 9वें में है। 10वें में है अशोक के उद्यम का लक्ष्य धर्माचरण की श्रेष्ठता। 11वें में धर्म के तत्वों का प्रकाशन। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता और धर्म की सारविधि 12वें में है। 13वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कलिंग युद्ध के बाद कलिंग विजय किसमें है? तो ये 13वें में है। धम्म विजय की घोषणा और विदेशों में धर्म प्रचार। 14वें में क्या है? पहले से 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन किया गया है और अशोक के साम्राज्य को महाल के विजित की संज्ञा दी गई है। स्तंभ लेख ये 7 हैं और 6 स्थानों पर है। कहाँ है? रामपुरवा, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज एवं कौशाम्बी। अब हम अशोक के उत्तर पश्चिमी शिलालेख देख लेते हैं। और देखिए, लमगान ये पुल दारुण स्थान पर है आरमाइक भाषा में। और तक्षशिला ये तक्षशिला में है आरमाइक लिपि। और कंधार ये सारेकुना ये आरमाइक लिपि में है या यूनानी लिपि में। अब हम लघु शिलालेख देखिए। मध्य प्रदेश में रूपनाथपुर, गुर्जरा और बुधनी है। उत्तर प्रदेश में अहरौरा, राजस्थान में वैराट बाबरू, कर्नाटक ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पालकीगुड़ और जंटिंग, रामेश्वरम, गोईमठ, सन्नती और मस्की। आंध्र प्रदेश में एरागुडी और रजुल मंडागिरी। बिहार में सहसाराम। अब हम देखेंगे अब क्या आता है। अगला टॉपिक आप में क्या है कि गुप्त वंश में हमको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन गुप्त वंश में ले लेते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंशावली के स्रोत क्या हैं? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का विलसड़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। और प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्राभिलेख में श्रीगुप्त को क्या कहा गया है? आदिराज कहा गया है। उसके बाद श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी आते हैं घटोत्कच। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। यही गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा रहा है। और इसकी पत्नी का नाम पूछा जाता है कुमार देवी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के स्मारक के रूप में 319 में गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत आएगा तो 319 आप लोग टिक लगाइएगा। अब आपको बहुत ध्यान से समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। कार्यकाल कब रहा? 335 से 380 के बीच में। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र। और आ जाएगा प्रश्न कि समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसने कारभार संभाला। आज समुद्रगुप्त के विषय में हमको जानकारी हरिसेन के रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से मिलता है। अगला क्या है? और हरिसेन जो शांति एवं युद्ध संगीत था, यही चीज़ दिया है कि हमको ये जानकारी मिलती है। और क्या है कि सिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तत्पाद परिगृहीत कहा गया है। और समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था और उसे क्या कहा गया? समरसत कहा गया, जिसका अर्थ था 100 युद्धों का विजेता।
इसलिए डॉक्टर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो प्रश्न बन जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो किसे समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापंथ के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजय का कार्य किया। आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया है। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं को आटाविक कहा जाता था और परिचायक बनाया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ कराया था। एरड़ अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या मिलता है, दत्त देवी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। और श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा और अनुमति प्राप्त की। और उसके काल की 6 प्रकार की मुद्राएं थी। कौन कौन सी, गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धर, व्याघ्रता, परशु और वीरासागर। अब गुप्त शासकों की उपाधि देख लीजिए। श्रीगुप्त की आदिराज महाराज इनकी उपाधि थी। घटोत्कच महाराज कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त की उपाधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पराक्रमक अभी भी और मिला है। चंद्रगुप्त तृतीय की विक्रमादित्य, विक्रमांक। कुमारगुप्त की महेंद्रादित्य या शक्रादित्य। स्कंदगुप्त की क्रमादित्य। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त तृतीय, इन्हें कहा गया विक्रमादित्य। 380 से 412 तक ये रहे हैं। ये चंद्रगुप्त तृतीय जो थे वो समुद्रगुप्त और दत्त देवी के ये पुत्र रहे हैं। क्या रहे हैं, पुत्र रहे हैं। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। इसे सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। तो ये प्रश्न बन जाएगा कि प्रवरसेन किसकी उपाधि है या देवगुप्त किसे कहा गया। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त तृतीय से की गई। उसने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई है। और अपनी पुत्री प्रभावती, आता है कि गुप्त वंश में कौन सी महिला शक्तिशाली थी, तो प्रभावती मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विवाह कहाँ किया, ये वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया और मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उत्तराधिकारी बना दिया। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका थी। वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए और शाकारी कहा गया। शाकारी की उपाधि भी इसने धारण किया और विक्रमादित्य की उपाधि तभी इसने धारण किया था। चंद्रगुप्त के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका संपूर्ण साम्राज्य को जीतना था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी, तो आ जाता है प्रश्न कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन थी। और जो कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों से सुशोभित थी। कौन, उज्जैन वाली राजधानी। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था, वैष्णव धर्म को मानता था और उसकी उपाधि परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फारयान भारत आया था। अब बताइए इसमें से कौन सा प्रश्न छूट जाएगा, सब मिल जाएगा इसी में से। कालिदास, ये देखिए नवरत्न याद कर लीजिए। कालिदास थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, धन्वंतरी, छपड़क, वेताल भट्ट, वरुचि, घटकर्पण, वराहमिहिर 2-3 बार इसको देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। अगला आपको पढ़ना है हर्षवर्धन। तो चलिए हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन ये वर्धन मतलब पुष्यभूति वंश के यशस्वी सम्राट थे और 16 वर्ष की आयु में
ये विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठे हैं, इनके बारे में पढ़िए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। वह अपने को राजपुत्र कहता था और स्वयं अपना नाम शिलादित्य रखा है। शिलादित्य किसकी उपाधि है? तो याद रखिए हर्षवर्धन की। हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला। राजश्री इसकी बहन थी। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया और जहां उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया, और हर्ष को पूर्वी भारत में गौड़ देश के शैव राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा और 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई। तब शत्रुता जाकर खत्म हुई। दक्षिण की ओर से हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रखा और हर्ष को पराजित किया। तो प्रश्न बनता है कि हर्ष को किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के दरबारी शासक के से प्रश्न बनते हैं। भास्कर वर्मा ये कामरूप का शासन था और ये वर्मन वंश का था। पुलकेशिन ये चालुक्य था। कौन था? चालुक्य वंश का था। वंश पूछा जाता है। उसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर क्षेत्र के बादामी में थी। शशांक इसकी राजधानी कर्णसुवर थी और ये कट्टर शैव था। बोधि वृक्ष इसी ने कटवाया है। और ध्रुवसेन ये गुजरात का शासक था और इसे हर्ष ने पराजित किया था। हर्ष को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसने इसे हर्ष ने पराजित किया और बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी इसी से कर दिया। तो आज हमने एक ही वीडियो में आपके 6 टॉपिक एज रिवीजन देख लिए हैं। 51 मिनट में थी। इसको आप लोग स्पीड बढ़ाकर 1.75 या जो मन हो उस पर देखिए, तो आप इसको आधे घंटे में देख लेंगे। अब हम कल जो वीडियो ले आएंगे तो उसमें जो 4-5 है इसको, तो ऐसे हम मेन 4-5 वीडियो में कराते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हेल्पफुल लगे तो जो कि पीईटी देंगे तो उनको अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जो 10 दिन बचा है तो उसको मेन वो पढ़ सकें और रिवीजन कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसे शेयर करिए। सहयोग बनाए रखेंगे तो ये कुछ वीडियो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो हम भी हताश होते हैं और हमको भी बनाने का मन नहीं करता है। धन्यवाद।